Welcome to Major HS Kalsi's बालनू एकेडमी। आई एम ईश्वर देवेश, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो आज हम बेसिकली आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स का टेस्ट था आपका, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैसे ही जैसे हमने अपने आपके क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे पहले भी, तो आज हम दोबारा से मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली आपके टेस्ट के क्वेश्चंस थे, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आप देखोगे जो आंसर्स है ना, लगभग लगभग सभी आंसर्स आपके साथ में मैच कर रहे हैं। सभी आंसर्स अगर आप पहला देखोगे, वो है 0.98 मीटर पर सेकंड। 0.98 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या वो 0.98 मीटर पर सेकंड होता है क्या? ये तो आपके वेलोसिटी की यूनिट है, ये तो होगी नहीं। आपका जी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। फिर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, ये भी आपका वेलोसिटी है। हमें क्या चाहिए बेसिकली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऑप्शन जो है, ये है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपका सही ऑप्शन है। बिल्कुल आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन जो है, द आइडियल फ्लूइड विच इज अ हाइपोथेटिकल फ्लूइड शुड कंटेन। जैसे कि आपने आइडियल गैस के बारे में सुना होगा, सेम आपका एक आइडियल या हाइपोथेटिकल फ्लूइड भी होता है, जो कि बेसिकली जिसका आइडियली यूज होता है, प्रैक्टिकलिटी में उतना यूज नहीं है ये। तो बोला गया कि आपकी आइडियल फ्लूइड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जीरो विस्कोसिटी ओनली, क्या उसके अंदर खाली विस्कोसिटी होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर खाली आपके वाटर के लेयर्स के बीच में खाली फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए? नहीं। या खाली जीरो कंप्रेसिबिलिटी, आप कितना भी उसको कंप्रेस करो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए? ऐसा भी नहीं। ओनली लिखा हुआ है। देखो बेसिकली आपका होना तो ये भी चाहिए और होना आपका ये भी चाहिए, दोनों। आपका जीरो विस्कोसिटी भी होना चाहिए, आपका जीरो कॉम्प्लेक्स आपका कंप्रेसिबिलिटी भी होना चाहिए, लेकिन इसमें ओनली ओनली ऑप्शन है। अगर बोथ लिखा होता तो कहीं ना कहीं हम देखते। फिर आपका जीरो विस्कोसिटी एंड जीरो कंप्रेसिबिलिटी, देखो इसमें दोनों लिखा हुआ है, आपका जीरो विस्कोसिटी भी और आपका जीरो कंप्रेसिबिलिटी भी। तो आपके ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमारा ऐसा फ्लूइड, देखो कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, हल्का फुल्का कंप्रेसिबल नेचर तो सभी का होता है, जीरो किसी का नहीं होता। कोई भी फ्लूइड है, उनके वाटर या वाटर ले लो या हनी ले लो या ऑयल ले लो, कोई भी फ्लूइड ले लो, उनके लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑफ कोर्स लगता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो उसकी विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी। तो ये फ्लूइड आपके, मतलब जो आपका आइडियल फ्लूइड होता है, उसमें विस्कोसिटी भी जीरो होनी चाहिए और कंप्रेसिबिलिटी आपका क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, when two mercury drops are brought into contact they form a single bigger drop to get which of the following। मान लो जैसे आपके दो मर्क्यूरी ड्रॉप है, कोई दो आपके मर्क्यूरी के ड्रॉप है, ठीक है, और वो आपस में क्लोज आए। आपको मालूम है, एक चीज याद रखना, आपकी मर्क्यूरी जो होता है आपका, मर्क्यूरी के अंदर बेसिकली एक फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम होता है कोहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी के बीच में आपको कौन सा फोर्स होता है, बेसिकली कोहेसिव। उसका मतलब ये आपस के मॉलिक्यूल में बहुत तेज अट्रैक्ट होंगे, बहुत ही तेज अट्रैक्ट होंगे। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ही हम मर्क्यूरी को पास लाते हैं, जैसे मर्क्यूरी को पास लाते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव, एकदम से अचानक से बहुत तेज अट्रैक्शन होगी, इनमें बहुत तेज अट्रैक्शन होगी। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया थोड़ा सा, दोनों का जो सरफेस एरिया था वो क्या हो जाएगा, आपका एक बिगर ड्रॉपलेट बनेगा ना, दो छोटे ड्रॉपलेट मिलेगा, आपका एक बिगर ड्रॉपलेट बनेगा। लेकिन क्या सरफेस एरिया पे क्या असर पड़ेगा, अगर हम ऑप्शन देखें, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है मिनिमम वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम कम हो जाता है? मिनिमम सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया पहले से कम हो जाता है? मैक्सिमम साइज, क्या मैक्सिमम साइज सबसे ज्यादा बढ़ जाता है? मैक्सिमम सरफेस एरिया, देखो मैक्सिमम वाले दोनों ऑप्शन आप काट दो, क्योंकि मैक्सिमम तो होता ही नहीं है। अगर आपके दो ड्रॉपलेट जुड़ेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, लेकिन दोनों का साइज इंडिविजुअली तो बड़ा नहीं हुआ ना, तो मैक्सिमम वाले आप अपने टॉपिक काट दो जो आपके ऑप्शन है।
दो ऑप्शन बचेगा आपका, मिनिमम वॉल्यूम और मिनिमम सरफेस एरिया। देखो बेसिकली वॉल्यूम भी आपका मिनिमम नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो आपके बेसिकली मर्क्यूरी के ड्रॉप जो अगर पास में आएंगे तो उन दोनों का अगर आप इंडिविजुअल सरफेस एरिया नापोगे ना, इंडिविजुअली सरफेस एरिया दोनों का मिला करके जो आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल ड्रॉप जो बना है उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा कम नहीं मिनिमम होगा, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन हुई है। क्यों हुई है? कोहेसिव फोर्स की वजह से। अगर आपके दो ड्रॉप आपस में साथ में चिपकेंगे बहुत तेज कोहेसिव फोर्स की हेल्प से, तो ऑब्वियसली है कि उसका सरफेस एरिया जो वो क्या हो जाएगा, घट करके मिनिमम हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स दैट बाइंड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ये आपका मान लो कोई एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों हैं। कौन सा ऐसा फोर्स होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसे बाइंड करके रखता है? अगर आप देखोगे उसमें आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको मालूम है, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो बात कर रहे हैं हम बेसिकली एटम की। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेसिफिक आपका एटम के लिए लगता है? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका स्पेशल एटम के लिए लगता है? नहीं, आपके ये दोनों लगते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। बेसिकली आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जो अट्रैक्ट होकर के रहते हैं ना, वो आपके किसकी वजह से लगते हैं? वो लगते हैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो विद इन द न्यूक्लियस, खाली न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम होता है, इसका जो फील्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बस ये न्यूक्लियस के अंदर तक ही कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग लगभग 36 टाइम्स ज्यादा है ये। वो भी 36 टाइम्स नहीं, खाली 10 की पावर 36 टाइम्स, बहुत ज्यादा होता है ये। लेकिन इसका होता क्या है कि ये खाली आपके न्यूक्लियस, ये खाली आपके न्यूक्लियस तक ही रहता है। ये जो फोर्स होता है इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये खाली आपके न्यूक्लियस तक ही रहता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, what is the relation between velocity and acceleration at the highest point of projectile path? एक प्रोजेक्टाइल पाथ है, अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊं आपको, उसमें आपको बताना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर मैं एक पैराबोला बनाऊं आपके आगे, मान लो मैंने एक ऐसा पैराबोला बनाया है और बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? मान लो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच हाईएस्ट पॉइंट। पूछा गया है यहाँ पे वेलोसिटी और बेसिकली एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? अगर मैं आपको बताऊं, यहां से हमने किसी एंगल से फेंका, किसी वेलोसिटी से फेंका, तो यहां तक आते आते जो आपका वेलोसिटी होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन जो स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन वो आपके पार्ट को वो क्या कर रहा है, वो आपके किसी भी स्टोन को, किसी भी बॉल को नीचे खींच रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन यहां से जो आपका वेलोसिटी, यहां से जो आपका जा रहा है, कोई भी स्टोन है, कोई भी बॉल है, ये बेसिकली वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा। अगर मैं बात करूं आपके मैक्सिमम पॉइंट की, यहां पर आपका ग्रेविटी जा रहा है नीचे और वेलोसिटी जा रहा है साइड में, क्योंकि वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, इसके हमने किसी फोर्स से फेंका था तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो ग्रेविटी जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेविटी जा रहा है नीचे, ये है आपका ग्रेविटी और ये जो है आपका भी वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अगर आप देख सकते हो तो इन दोनों के बीच में क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट एक दूसरे के क्या होंगे आपके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? अगर आप ग्रेविटी और अगर आप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालते हो हाईएस्ट पॉइंट के किसी पैराबोला पे, तो एक दूसरे के क्या होते हैं बेसिकली, आप देख सकते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। ग्रेविटी और वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे पैराबोला के। तो अगर आप देखोगे ये ऑप्शन है आपके पास, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ heavy body when it undergoes an elastic collision in one dimension with a very light body at rest? मान लो कोई लाइट बॉडी है, ये है आपके रेस्ट पे,
और ये हैवी बॉडी है बहुत ज्यादा, ये है आपके किसी मोशन में, ठीक है। और इनके बीच में जो कोलिजन हुआ है, कोलिजन कैसा हुआ, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और ये एक वेलोसिटी के साथ जा रही है, देखो क्योंकि इसमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से अगर इसका मास कम भी है, छोटे वाले बॉल का मास बहुत कम है या बड़े वाले बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, अगर ये किसी छोटे ऑब्जेक्ट के साथ, छोटे मास के साथ अगर ये कोलॉइड भी करता है, तो बेसिकली इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम तो क्या होगा, इसका कंजर्व होगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा इस पे। मोमेंटम क्या होगा इसका, कंजर्व होगा। अब देखो दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का मास क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, जिस वेलोसिटी से ये इस पे कोलॉइड करता है उसी वेलोसिटी के साथ वो आगे चलता रहेगा। तो मतलब वेलोसिटी इसमें चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये आपका हैवियर मास है, उसमें कोलिजन कौन सा लगा बेसिकली आपका, कौन सा कोलिजन लगा इसमें आपका, इलास्टिक कोलिजन, जिसकी वजह से इसका जो भी वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी के साथ कोलॉइड होने के बाद भी वही वेलोसिटी रहेगा इसका, ठीक है। आपका क्या है, इट कीप्स मूविंग ऑन, इट कीप्स ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ये आपके सेम वेलोसिटी के साथ क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड का क्या सही कैरेक्टरिस्टिक है। आपका साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर एंड इन ड्राई एयर। अब एक बात समझो, ये ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर होता क्या है। ह्यूमिड एयर आपका एक ऐसा एयर है बेसिकली जिसमें आपके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा है तो उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, ह्यूमिड एयर में मॉइस्चर ज्यादा है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये है ह्यूमिड एयर। आपका एक दूसरा एयर है जिसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई। आपने सुना है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखोगे साउंड जो होता है सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करता है आपके किस में, सॉलिड में। सॉलिड में क्या ज्यादा होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं ड्राई एयर को कंपेयर करूंगा, ये मान लो आपका ड्राई एयर है, ये आपका ह्यूमिड एयर है, तो इन दोनों एयर को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पार्टिकल ज्यादा किस में है, पार्टिकल ज्यादा आपके ह्यूमिड एयर में, ह्यूमिड एयर में। अगर यहाँ से साउंड जाएगा, इस ह्यूमिड एयर से होकर के जाएगा, तो ऑब्वियसली साउंड का स्पीड जो होगा बहुत ज्यादा होगा ह्यूमिड एयर में, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। सेम अगर साउंड आपका ड्राई एयर में जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका साउंड जो होगा ड्राई एयर में स्लो होगा, ह्यूमिड एयर में बहुत तेज होगा। तो अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर, ये आपका पहला ऑप्शन ही ठीक है कि ह्यूमिड एयर में जो साउंड ट्रेवल करेगा वो ड्राई एयर के मुकाबले बहुत फास्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ, अल्फा पार्टिकल में दो पॉजिटिव चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो मैं इसको प्रोटॉन बोल सकता हूं, दो प्रोटॉन, ठीक है। बोला है इन दोनों का अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है दो पॉजिटिव चार्ज होता है, दो प्रोटॉन मान ले तो, ठीक है। इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू, इन दोनों का मास किसके इक्वल होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि एटम के अंदर मास, ओवरऑल मास किसका होता है, तो आप बोलोगे किसका, प्रोटॉन का। अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, इसका मतलब बोल सकते हो कि एक एटम का मास और दो एटम का मास। दो एटम की अगर मैं बात करूं, दो एटम में अगर मैं बात करूं आपकी कि दूसरा एटॉमिक नंबर किसका होता है आपके, किसका, हीलियम का, हीलियम का होता है ना आपका दूसरा, हीलियम। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में बेसिकली जो इसका एटॉमिक मास होता है, आप कह सकते हो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और दो प्रोटॉन भी होंगे। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे आपके, दो प्रोटॉन। तो अगर आप इन दोनों का, एक अल्फा पार्टिकल का जो मास है दोनों प्रोटॉन को ऐड करोगे तो ये भी तो 2p ही होगा, और आपके हीलियम का कितना चार्ज, कितना मास होता है, वो भी तो 2p ही होता है। इसका मतलब इन दोनों का मास, अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा दोनों प्रोटॉन को जोड़ने पे किसके मास के इक्वल आएगा, नियरली हीलियम के एटम के आसपास, ऑप्शन बी, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर आपके हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन भी होंगे, अगर दो प्रोटॉन है तो मेनली आपके एटम का जो मास होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, प्रोटॉन ही करता है। अगर इसके पास दो प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल के पास भी दो प्रोटॉन है, तो इन दोनों का मास नियरली क्या होगा आपका, सेम ही होगा, हीलियम एटम का और अल्फा पार्टिकल का, ठीक है।
Why a rubber ball rebounds but not metal ball when both having the same mass strike a ball normally with the same velocity? आपके पास दो बॉल है, एक मेटेलिक बॉल है, एक आपका रबर का बॉल है, लेकिन हम रबर के बॉल और मेटेलिक बॉल को ऐसे छोड़ते हैं तो मेनली क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हो कि मेनली जो होता है ये आपका जो रबर वाला बॉल होता है, रबर वाला बॉल वो रिबाउंस करता है, बाउंस होता है दोबारा। लेकिन वही अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली आपका मेटेलिक बॉल जो होता है, मेटेलिक बॉल वो आपका रिबाउंस नहीं करता, इसका रीजन क्या होता है? मेटेलिक मेटेलिक जो बॉल होगा वो आपका बेसिकली बाउंस क्यों नहीं करता? अगर आप देखोगे, मान लो ये आपका सरफेस है, ये आपका मेटेलिक बॉल है और ये आपका रबर बॉल है। ये जैसे ही इस पे कोलॉइड करेगा आपके सरफेस पे, आपको मालूम है मेटेलिक बॉल में इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती। मेटेलिक बॉल में इलास्टिसिटी नहीं होती, अगर वो टकराएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डेंस है जिसकी वजह से ये वापस रिबाउंस नहीं करेगा। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ रबर वाले बॉल के, रबर वाले बॉल का जो नेचर होता है ये इलास्टिक नेचर का होता है, इलास्टिक नेचर का। जैसे ही आपके सरफेस से कोलॉइड करेगा तो इसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे ना रबर बॉल के, वो एक एनर्जी फील करेंगे, मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फील करेंगे, जिसकी वजह से इनके स्टार्टिंग का जो पार्टिकल होगा इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या मोमेंटम भी चेंज होगा? ऑब्वियसली अगर आपका वेलोसिटी चेंज होता है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका बॉल जो है रिबाउंस कर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका क्या चेंज हुआ है, मोमेंटम। लेकिन आपके मेटेलिक बॉल जो है इसका मोमेंटम बहुत कम चेंज होता है, ना के बराबर चेंज होता है, जिसकी वजह से आपका रिबाउंस नहीं करता। तो मेन रीजन जो है, एक होना चाहिए आपके इलास्टिसिटी का, एक रीजन होना चाहिए आपके ज्यादा से ज्यादा चेंज होता है मोमेंटम में, किसके, रबर वाले बॉल में। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, द रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, रबर बॉल जो है वो ज्यादा सफर करेगा ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। आपका ऑप्शन ए जो आपका ऑप्शन ए सही है, मेटेलिक बॉल नहीं करेगा, बोथ चेंज इन मोमेंटम, सेम मोमेंटम नहीं करेंगे, आपका रबर बॉल ज्यादा करेगा। इनिशियल मोमेंटम रबर बॉल का ज्यादा होगा, मेटेलिक बॉल का ऐसा कुछ नहीं होता। आपके लास्ट में कोलॉइड करने के बाद, सरफेस के पे कोलॉइड करने के बाद इसका मोमेंटम चेंज होगा, किसका, रबर बॉल का, पहले नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट कॉल्ड एज। मान लो एक यूनिट चार्ज है, इसको इस पॉइंट से मुझे यहाँ ले जाना है, इसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसके लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा मैं उसको क्या बोलूंगा? क्या मैं उसको करंट बोलूंगा? करंट नहीं, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन, हम तो रेट नहीं निकाल रहे। रेजिस्टेंस, क्या ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है? नहीं। क्या वो बढ़ावा दे रहा है? नहीं। आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चार्ज को ले जाने में वर्क डन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ेगा आपके बैटरीज के बीच में, बैटरी के सरफेस के बीच में क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। क्योंकि आपके चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों में। तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, a silver wire has resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. What is the temperature coefficient of resistivity? आपका पूछा गया है कि एक सिल्वर की वायर है, वो 27.5 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर था 2.1 ओम, लेकिन सेम आपके सिल्वर के वायर का 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस था 2.7 ओम। आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उसमें कितना कोफिशिएंट, कितनी चेंजिंग हुई है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। आपका आपका टेम्परेचर वन क्या है, T1 क्या है, 27.5, और आपका रेजिस्टेंस वन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं सभी के बारे में। रेजिस्टेंस वन है आपका, R1 क्या है आपका 2.1 ओम, और आपका टेम्परेचर वन क्या है आपका 27.5, 27.5। R2 क्या है आपका, रेजिस्टेंस टू क्या है आपका 2.7, और T2 क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं
टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करो तो उसका साइन होता है अल्फा, ये होता है इसका फॉर्मूला R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। लेकिन हाँ, इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, बाकी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। R2 क्या है आपका 2.7, R1 क्या है आपका 2.1, R1 क्या है आपका 2.1, T2 क्या है आपका 100, T1 क्या है आपका 27.5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 2.7 में से 2.1 गया तो इसका आंसर आएगा आपका 0.6, ये तो 2.1 ही रहेगा। अगर मैं 100 में से 27 माइनस करूं, 27 माइनस करूं तो क्या आएगा आपका 73, लेकिन 0.5 और माइनस करूं तो क्या आएगा आपका 72.5। इसको आप सॉल्व कर दो, इसका 0 और इसका 0 कट गया, ठीक है, और इसका 0 नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आया है वो है 6 इंटू 10 डिवाइडेड, आपका नीचे की तरफ है 21 इंटू 725। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा आपका 60, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम साइड में डिवाइड करते हैं। अंदर की तरफ आएगा आपका क्या 60, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो 725 को 21 से, फाइव टू टू वन, इसका आंसर है आपका 15,222। 15,000, इसको 60 को हमें डिवाइड करना है 15,225 से। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो पहले लगाओ 0, एक 0 लगेगा, अभी भी कुछ नहीं हो, फिर लगाओ पॉइंट, फिर एक 0, एक 0 के साथ अभी भी 6,000 भी 15,000 से कम है, फिर एक और 0 लगाएंगे तब जाकर के ये बनेगा 60,000, तब जाकर बनेगा ये आपका 60,000। 15 का टेबल है तो कहने का आप 15 3 या 45,000 के आसपास आएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.003। अगर हम 15,222 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3 5 जा 15, 1 ऊपर 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और एक कैरी 45। तो इसका आंसर आएगा आपका 0 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, आपका एक कैरी हट गया, 5 में से 4 गया 1। अभी ये 14,000 है, फिर से अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हो आप, इसमें एक 0 लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका 1,43,250। तो 1,43,000 तो लगभग ये 1.5 लाख के आसपास हो गया ना, मतलब कहीं ना कहीं आपके अगर 15,000 10 जा करोगे तो 1.5 लाख के आसपास होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं 9 से ज्यादा होगा, 0.0039। तो इसके अप्रॉक्स आना चाहिए आपका, इसको डिवाइड करने पे आपका ये जो है 60 को आप डिवाइड करोगे 15,225 से, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आना चाहिए 0.0039। ये आपका रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट आना चाहिए, रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट। तो अगर मैं आंसर में देखूं तो क्या आपका किसी भी आंसर में मैच हो रहा है कि 0.0039? अगर हो रहा है तो ठीक है, आपका मैच हो रहा है 0.0039 ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन बहुत इजी था, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो, लेकिन इसमें बच्चे जो माथ खाते वो खाते आपके पुट करने के बाद सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज। जैसे बच्चे देखते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेते हैं, और जैसे देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया तो उनको लगता है सीधा फ्लक्स। सरफेस है, सरफेस के अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन वो भी तो देखो, पहले क्या पूछा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं क्या बोलूंगा, क्यू। रेट ऑफ फ्लो, रेट का क्या मतलब होता है कि इसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो क्यू अपॉन टी क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है आपका आई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बच्चे फिर भी बहुत ज्यादा इसको मिस प्रोनाउंस करने के बाद नहीं समझ पाए ढंग से, तो ये टिक करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, लेकिन जो कि आपका ऑप्शन गलत है, आपका सही ऑप्शन आना चाहिए था इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the charged particles move in a combined magnetic and electric field then the force acting is known as, एक चार्ज है वो मूव कर रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड में और वो मूव कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पूछा गया कि इस चार्ज पे इन दोनों फील्ड में आने के बाद क्या असर होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, लॉरेंट्ज या ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल फोर्स तो आपके एटम के अंदर लगता है, तो इसको तो ऐसे काट दो, सेंट्रीपिटल आपके मोशन बनाने के लिए, आपको रोकने के लिए रखा जाता है। लेकिन अच्छा हम देखते हैं, अगर आपका जो चार्ज है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस आपका जो चार्ज है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आपको मालूम है, ये जो आपके साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका ये लॉ दिया था कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ऐसे रीजन में जाता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस पर टोटल जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स जो लगेगा उसके ऊपर वो क्या लगेगा, यही Q। अगर इन दोनों में Q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका E, और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा ना, किसी वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं बी कॉमन लूंगा तो इसके साथ एक वेलोसिटी भी लगेगा, तो यहाँ पर आएगा बी क्रॉस वी। ये जो आपका टोटल फोर्स होगा वो एक्सपीरियंस होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो आपके किसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में साथ में जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, इस फोर्स को बोला जाता है आपका बेसिकली लॉरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स को बोला जाता है आपका मेनली लॉरेंट्ज फोर्स। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, कोई चार्ज है, अगर वो आपके ऐसी रीजन में जाता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस पर जो टोटल फोर्स आपका एक्ट करेगा वो कितना करेगा, बेसिकली आपके क्यू ई प्लस क्यू क्रॉस बी, जो जितने वेलोसिटी से वो जा रहा होगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या है, बेसिकली लॉरेंट्ज फोर्स है। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे पूछ ले कि क्या काम करा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द electrons of Rutherford's model would be expected to lose energy because, आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था आपके गोल्ड फॉइल वाला, तो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो अपनी एनर्जी कैसे लूज कर देते हैं, क्यों लूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे, क्या वो न्यूक्लियस से जंप कर देते हैं, न्यूक्लियस से जंप नहीं करते, पहली बात ये, अगर वो न्यूक्लियस पे जंप करेंगे तो बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी, ये नहीं करते। क्या वो रैंडमली मूव करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन कभी रैंडमली मूव नहीं करते, आपने सुना होगा ना क्वांटम नंबर्स में उनकी मूवमेंट हाफ और हाफ ऐसे होती है। रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो मेन जो रीजन होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी क्यों लूज करते हैं, उसका मेन रीजन होता है कि वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं, तभी तो आप कुछ देख पाते हो। बेसिकली आप देख ही इसलिए पाते हो ताकि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी लूज करता है, और लूज करने के बाद वो क्या रेडिएट करता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव। चौथा ऑप्शन है, क्या वो आपके एटम से एस्केप कर जाता है, एटम से कभी एस्केप नहीं करता इलेक्ट्रॉन आपका। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सोलेनॉइड। मान लो आपके पास एक मेटेलिक सरफेस है, उस पर आपने डाल दिया वायर, नंबर ऑफ टर्न्स है कुछ इस वायर के। ठीक है, ये सोलेनॉइड है। इसके स्टेटमेंट है कुछ। पहला स्टेटमेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपके मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, क्या वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली एक सोलेनॉइड पे आप जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग इन इट। क्या उस पर भी डिपेंड करता है क्या कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। ऑब्वियसली जितना आपका करंट फ्लो करेगा उसके अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है आपका, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। क्या इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है क्या। सोलेनॉइड के डायमीटर से कुछ भी लेना देना नहीं है उसके स्ट्रेंथ का, मेनली जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और क्या डिपेंड होता है आपका कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I करंट नंबर ऑफ टर्न्स,
ये जो होता है फॉर्मूला, ये सुना आपने सोलेनोइड के लिए, ठीक है, और लास्ट में जो भी आर स्क्वायर वगैरह होगा वो, लेकिन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के और नंबर ऑफ टर्न्स के, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। तो पहला और दूसरा कौन सा है आपका, 1 and 2, 1 and 2 में आएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। Who among the following has explained the phenomena of photoelectric effect? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाया, ये तो बहुत इजी है, ये है आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन्होंने बताया था आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये तो नॉर्मली आपने देखा भी होगा, इन्होंने फोटोन से एक मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो आगे गए थे, फिर यहाँ पे फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगी हुई थी, इन्होंने किसने कराया था, आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17, एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस है आर, लेंथ है एल, इसका रेजिस्टेंस हमने ले रखा है आर, ठीक है, वो रेडियस आर, स्मॉल आर। इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर इज 2r, दूसरे जो कॉपर का वायर है उसका रेडियस है 2r और इसका लेंथ है l/2, तो हमें रेजिस्टेंस बताना है आपके जो अगला वाला वायर है, नेक्स्ट वायर जो है, अगर मैं आपको बताऊं, ये तो न्यूमेरिकल टाइप का है तो उसको सॉल्व करते हैं पहले। कॉपर वन वायर के लिए रेडियस कितना है आपका, स्मॉल आर, रेजिस्टेंस है आर, और क्या है, लेंथ है उसका एल। कॉपर वायर 2 के लिए रेडियस है उसका 2r, रेजिस्टेंस हमें मालूम करना है r2 मान लो इसे, और बेसिकली ये r1 और r2, और लेंथ जो है इसका l/2 है, लेंथ हाफ कर दिया है और रेडियस आपका डबल कर दिया है, ठीक है, रेडियस आपका डबल कर दिया है। तो अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं r1 के बारे में बताऊं तो मैं कह सकता हूं उसको रो एल अपॉन में, क्या होता है, रो एल अपॉन में ए, लेकिन क्योंकि आपके पहले का है तो उसको हम a1 डालेंगे, पहले वायर का है, ठीक है। सेम अगर मैं r2 की बात करूं तो r2 में क्या आएगा आपका, रो लेंथ की जगह पे क्या आएगा, रो l/2, और a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे आएगा वो भी a2 आएगा। अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूंगा r1/r2, अगर मैं कंपेयर करते तो बेसिकली आपका रेशो ही लिया जाता है रो एल अपॉन में ए। अब ये आएगा आपका रो l/2 और इनटू में आपका a2, ठीक है, रो से रो कटा, एल से एल कटा। अब a1 और अगर a2 को कंपेयर करूंगा मैं, a1 और a2, तो a1 क्या है आपका, a1 क्या होता है आपका, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो मैं क्या होगा ऊपर पाई आर स्क्वायर, पाई, देखो पहले वायर का रेडियस क्या था आपका आर, पाई आर स्क्वायर, दूसरे वायर में देखो सब कुछ कट गया, बस आपका क्या बचा नीचे 2a2, 1/2, a2 का मतलब क्या है कि एरिया, जो सेकंड एरिया था, सेकंड वायर का जो एरिया था उसका, अगर मैं एरिया की बात करूं तो उसका जो हमने रेडियस लिया था, रेडियस क्या था उसका 2r, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन पाई आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2r का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये मेनली पाई से पाई कट गया। अब इसको अगर मैं देखूंगा, ऊपर बचा आपका, ऊपर बचा आपका आर स्क्वायर, नीचे बचा आपका 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आर का स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, लेकिन ये अपॉन 1 था ना, अपॉन 1, तो रेसिप्रोकल होकर के ये कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, वैसे ये आपका आंसर आता 1/8, रेसिप्रोकल होकर के चला जाएगा आपका ऊपर। अगर मैं r1/r2 का वैल्यू आया है मेरा 8, ठीक है, अगर मैं r2 उधर ले जाऊं, देखो जैसे आपका r1/r2 का वैल्यू क्या है आपका 8, r2 को ऊपर भेज दो और r8 को नीचे भेज दो, तो आपके r2 किसके इक्वल आया है, जो पुराना रेजिस्टेंस था, पुराने पहले वाले कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस था, पहले वाले कॉपर का जो रेजिस्टेंस था उसका 8 मतलब 1/8 पार्ट, उसका 1/8 पार्ट, तो पहले वाले रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा आपका, पहला रेजिस्टेंस के 8वें पार्ट के इक्वल हो जाएगा ये। तो अगर मैं बताऊं आपको r/8 या r1/8 होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें r/8, जो पहले वायर का रेजिस्टेंस था उसको हमने क्या माना था, उसको हमने माना था r, पहले रेजिस्टेंस के, पहले वायर के रेजिस्टेंस के 1/8 पार्ट के इक्वल हो जाएगा वो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 20 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर अप्रोक्सीमेटली, साउंड की स्पीड वाटर में कब 20 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है क्या, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है। तो रूम टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड वाटर के अंदर कितनी होती है, वो होती है लगभग लगभग 1500 मीटर पर सेकंड। ये तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, कोई फॉर्मुला पुट नहीं करना, ये आपका डायरेक्ट गिव एंड थ्रो वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डेविएट्स द लीस्ट। अगर मैं बात करूं विबग्योर की, विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो सबसे लास्ट बेंड कौन करेगा। अगर मैं व्हाइट लाइट को डालूंगा ऐसे तो उसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सबसे कम जो सबसे लीस्ट डेविएट जो करेगा वो क्या होगा आपका, रेड लाइट, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बेसिकली, और सबसे कम डेविएट करता है, सबसे कम क्या करता है आपका, बेंड होगा सबसे कम। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो आपका सब सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, रेड। सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा, वो करेगा वायलेट, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है विबग्योर का, क्या वी, वी का मतलब है आपका वायलेट। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे करके आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है इसमें रेड। if an object moves at non-zero constant acceleration for a certain interval of time, then the distance cover it and that time। बोला गया है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मान लो नॉन जीरो, जीरो नहीं है, हो सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा हो सकता है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा हो, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए बस थोड़े टाइम तक के लिए। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या इनिशियल वेलोसिटी पे, क्या इनिशियल वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, क्या लीनियरली इंक्रीज होगा आपका, क्या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होगा आपका। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, डिस्टेंस वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला उसके लिए ही था अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट अगर नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये s मतलब डिस्टेंस है, किस पे डिपेंड हो रहा है, u का मतलब क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे v तो नहीं है, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है, इनिशियल है खाली। तो इनिशियल वाले कौन कौन से टॉपिक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो नहीं है, लीनियरली इंक्रीज नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होता है, आपके इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है, डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, आपने इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कितना आपका वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट है, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, सन से जो रेडिएशंस आते हैं मेनली किस चीज के फॉर्म में होते हैं, खाली लाइट आती है क्या, खाली हमें दिखता है, या आपको वार्मनेस भी फील होता है, वार्मनेस फील होता है क्या, देखते हैं। लाइट एंड लॉन्ग वेव्ड इंफ्रारेड, लाइट होता है और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड भी होता है, ठीक है, देखते हैं। लाइट एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, क्या आपका शॉर्ट वेव इंफ्रारेड होता है, वो भी देखते हैं। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड, देखो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट वेव, आपको क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड। शॉर्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है कि देखो बेसिकली आपको गर्मी तो लगती है, लेकिन ऐसी गर्मी भी तो नहीं होती ना कि जिसमें आपकी पूरी बॉडी ही जल जाए बेसिकली, ठीक है, उसमें होता है हल्का फुल्का आपको गर्मी लगती है, तो आपके मेनली शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड होता है, इसमें लॉन्ग वेवलेंथ नहीं होता। आपका क्या होता है, लाइट भी आती है, आपको रोशनी भी दिखती है, और आपको थोड़ी वार्मनेस भी फील होगी। वार्मनेस किसकी वजह से फील होती है आपको, शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से, शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। एक गाड़ी आपकी बेंगलुरु से स्टार्ट हुई, वो 50 किलोमीटर सीधी गई साउथ की तरफ। अगर मैं करूँ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ 50 किलोमीटर गई, इमिडिएटली उसने
इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न्स टू बेंगलुरु, दोबारा से रिटर्न होकर के बेंगलुरु पे चली गई वो, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रिप, इस टाइम को लगने में कितना टाइम लगा पूरा, 2 और 2 घंटे लगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपकी गाड़ी की। आपका डिस्टेंस ट्रेवल करा है इसने 50 किलोमीटर और टाइम लगा इसको 2 और, तो आपको क्या क्या मालूम करना है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लेकिन हमें ये दे क्या रखा है, गर्ल्स 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की टुवर्ड्स गए, दोबारा गया और यूटर्न लेकर के दोबारा आगे उसी पॉइंट पर, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका। डिस्टेंस की बात तो मैंने कर दी, चलो 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, टोटल डिस्टेंस आपका 100 हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0। ये तो बहुत इजी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग वायर की, मान लो करंट कैरिंग वायर है, एक स्मॉल आपका करंट एलिमेंट है DL मान लिया, बाहर इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, सॉरी, कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो आपको बताना है। किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके वायर के अंदर कितना करंट है उसके ऊपर, मतलब कितना इसमें करंट है, करंट कितना है इसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है, या वायर के रेडियस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, या टेम्परेचर के आसपास डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है, या नन ऑफ द अबव। बेसिकली जितना ज्यादा करंट होगा, आपने सुना है IDL साइन थीटा के आसपास अपॉन में R², तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके बेसिकली करंट के, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट ज्यादा है तभी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो आपका किस पे डिपेंड करता है, मेनली वो डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर, कि आपके वायर में कितना करंट है उस पर डिपेंड करता है, कितना आपके करंट में वायर है, जो करंट एलिमेंट है उसके पास कितना करंट है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना ज्यादा करंट है, उस पर डिपेंड करता है मेनली, ठीक है। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से कौन आपका काम करता है, क्या वो एलईडी होता है, एलईडी तो आपका लाइट एमिटिंग डायोड होता है, क्या वो आपका वेरेक्टेक्टर डायोड होता है, वो भी नहीं होता आपका, क्या आपका शॉकली डायोड होता है, वो भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं जीनर डायोड, जीनर डायोड जो होता है, बेसिकली जीनर डायोड ये आपके एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड जो होता है, मेनली ये आपके वोल्टेज को, अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या अनइवन है, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, बेसिकली आपका जीनर डायोड। जीनर डायोड को हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में, बाकी एलईडी को नहीं करते, ठीक है। आपके वेरेक्टर डायोड को नहीं करते, आपके शॉकली डायोड को भी नहीं करते, खाली जीनर डायोड को ही वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन मून, मून के ऊपर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, उसको अर्थ पे सुनने में कितना टाइम लगेगा, तो मून से आपके अर्थ का डिस्टेंस कितना है वो आप निकालोगे पहले, और देखोगे कितना टाइम ट्रेवल करे, हमें तो कुछ दे नहीं रखा। लेकिन पहले एक बात तो सुनो, एटमॉस्फेयर के ऊपर स्पेस में साउंड तो ट्रेवल ही नहीं करता, तो मून पे कुछ भी फूटा फाटी हो तो हमारे पास आवाज कहाँ से आएगी, जब कोई मीडियम है ही नहीं मून से यहाँ तक आने के लिए, कोई मीडियम जब है ही नहीं साउंड के लिए, तो मून से अर्थ तक आएगा कहाँ से, आ ही नहीं पाएगा। इसमें आपका ऑप्शन आएगा, यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, आप एक्सप्लोजन के साउंड की आवाज सुन ही नहीं पाओगे, ऑप्शन डी आपका सही है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आपका जो स्पेस है वहां पे तो कोई वैक्यूम है नहीं, बेसिकली वहां पर तो कुछ आपका पार्टिकल है ही नहीं, मतलब या कोई भी आपका, आप कह सकते हो कि कोई मीडियम है ही नहीं साउंड को ट्रेवल करने के लिए, तो आपको आवाज नहीं आएगी। आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपागेट इन वैक्यूम, ठीक है,
साउंड वेव्स आर इलास्टिक एंड रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपागेट। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है आपका ये। हम देखते हैं कि साउंड वेव आपका वैक्यूम में प्रोपागेट ट्रैवल नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट ठीक है। वैक्यूम में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि नहीं ट्रैवल करता। सेकंड स्टेटमेंट है साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स एंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपागेट। ये इलास्टिक वेव का मतलब बोल रहा है कि क्या उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्वियसली, अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता इसका मतलब कुछ न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही है ना। तो मेनली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, और कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन का। अगर आप देखोगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन। आपको ऑप्शन ए ही ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी स्टेटमेंट देखते हैं दोनों सही है, लेकिन क्या स्टेटमेंट सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ये स्टेटमेंट ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्या आपका स्टेटमेंट टू फॉल्स है? क्या नहीं, दोनों सही है। क्या आपका स्टेटमेंट वन फॉल्स है? क्या नहीं, आपका ओनली ऑप्शन वन सही है, ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है। A missile is launched with a velocity less than escape velocity. The sum of kinetic and potential energy. आपका एक बेसिकली मिसाइल लॉन्च करा गया है जो कि अर्थ सरफेस से करा गया है। जैसे मिसाइल लॉन्च करा गया, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो थी ना एस्केप वेलोसिटी से कम है, 11.18 किलोमीटर से पर सेकंड से कम है। ठीक है, कम है, एस्केप वेलोसिटी से कम है। अगर आपके मिसाइल की एस्केप वेलोसिटी कम है, मतलब मिसाइल की जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी से अगर कम है, तो क्या ये आपके एटमॉस्फेयर या आपके लेयर को क्रॉस कर पाएगा, ग्रेविटी को क्रॉस कर पाएगा? क्या नहीं। इसका मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो आपका मोशन, आपके मिसाइल का मूवमेंट इतना कम है कि वापस से आपके इन्वायरमेंट में ही आकर के गिर जाएगा मिसाइल। मिसाइल इन्वायरमेंट में इसीलिए गिरेगा क्योंकि इसका मिसाइल की जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी से कम है। भले ही आपका मिसाइल कितना भी ऊपर चला जाए, कितना मतलब एटमॉस्फेयर से ऊपर, मतलब ग्रेविटी से ऊपर नहीं जा पाएगा, ऑब्वियसली है क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से कम है। भले ही आपका मिसाइल कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नीचे आकर ही गिरेगा क्योंकि उसका मोशन जो है, उसका जो मूवमेंट है वो उसका आप कह सकते हो कि उतना नहीं है कि आपकी ग्रेविटी को क्रॉस कर पाए। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करूं, पोटेंशियल एनर्जी का सम को, तो दोनों क्या आएगा मेरा ऐड करके नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मिसाइल आपका लौट करके वापस अर्थ पे ही तो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ज्यादा जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी क्या आपका? नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ये पूरा मिसाइल ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, या आपको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये आपके हाईएस्ट पोजीशन तो अटेन करेगा, लेकिन वापस से नीचे गिर जाएगा, वापस से नीचे गिर जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का सम क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा आपका? नेगेटिव। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है आपका? टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी? नेगेटिव। ठीक है। द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ साइकिल। अगर साइकिल की व्हील है, साइकिल की व्हील अपने, देखो साइकिल की व्हील अपनी खुद की जगह, खुद की एक्सिस पे भी रोटेट होता है और आगे की तरफ भी जाता है। खुद की जगह पे भी रोटेट, मतलब उसमें रोटेटरी मोशन भी होता है। ठीक है, और वो आगे भी जाता है। आगे का मतलब है कि उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। मतलब अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब इसने पोजीशन तो चेंज करी ना, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी। और अपनी खुद की जगह पे भी तो रोटेट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी। तो इसमें आपके दोनों मोशन होंगे, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। ठीक है। If some object is weighed when submerged in water, what will happen to its weight compared to its weight in air? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में डाल रखा है, अगर मैं इसको एयर से कंपेयर करूंगा, हवा में कंपेयर करूंगा, तो इसके वेट को क्या होगा? ऑब्वियसली अगर मैंने किसी सब्सटेंस को पानी में डाला हुआ, सबमर्ज हो रखा है, तो नीचे से आपने एक फोर्स का नाम सुना होगा, बायोंसी का। बायोंसी इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है, तभी तो ये सबमर्ज हो रखा है। अगर मैं, इसका मतलब क्या है? अगर ये आपका आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर की तरफ है, इसका मतलब बायोंसी नीचे की तरफ ऊपर इसको एक पुश कर रहा है, तभी तो ऊपर की तरफ है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर मैं उठा करके हवा में ले लूंगा, मुझे भारी लगेगा। भारी क्यों लगेगा? भारी से लगेगा क्योंकि एयर में तो कोई बायोंसी नीचे से लग नहीं रही,
एयर में मुझे इसका पूरा मास उठाना पड़ेगा, पूरा मास उठाने के लिए मुझे ज्यादा वेट लगेगा। अगर ये पूछ रहा है इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेट व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर व्हाट विल हैपन टू इट्स वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन एयर, अगर एयर के वेट से मैं कंपेयर करूंगा एयर के वेट से, तो इसके वेट में क्या होगा, क्या इसका वेट बढ़ जाएगा एयर में, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एयर में बढ़ जाएगा ना, क्योंकि नीचे से बायोंसी तो लग नहीं रही, मुझे अब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगा उठाने के लिए। क्यों, मतलब क्योंकि आपके एयर में बायोंसी नहीं लगती, आपके वाटर में बायोंसी लगती है, इसलिए आपको वाटर में उठाने में हल्का लगेगा। जैसे आप वाटर से पूरा ऊपर निकालोगे तो आपको ज्यादा भारी लगेगा, क्योंकि वहां पे बायोंसी लग नहीं रही। तो एयर में उसका वेट क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा एयर के अंदर, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप एयर से कंपेयर करोगे वाटर में तो डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे आपके प्रेशर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे पहाड़ है कोई, पहाड़ के ऊपर वाले पोर्शन पे हाई एल्टीट्यूड पे आपका प्रेशर कम होता है ज्यादा होता है। देखो पहाड़ के बेस पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर वाले एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, प्रेशर कम। ज्यादा प्रेशर प्रेशर कम होने की वजह से आपका टेम्परेचर जो होता है वहां पर वेरी करता है नीचे वाले की जगह से, जिसकी वजह से आपका जो ऊपर पानी है वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। बहुत जल्दी बॉयल क्यों हो जाता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो पानी बहुत जल्दी आपका बॉयल हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। ठीक है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता कहीं ना कहीं बॉयल करने के लिए। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको किससे देखते हो। ठीक है, अगर आप मान लो कोई करेंसी नोट नकली है या कोई उसमें मिलावट हो रखी है तो आप उसको किस वेव से देखते हो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तो गर्म करने के काम आता है, रेडियो वेव आपके बेसिकली टीवी टेलीविजन रेडियो के लिए काम आता है, इंफ्रारेड आपके विजन के लिए काम आता है, लेकिन खाली हीट को देखता है वो, अगर हीट है तो येलो कलर का दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। हम यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है आपके नोट में कोई खराबी है या कोई नोट आपका जाली है या नोट आपका बिल्कुल खराब है, नकली नोट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपके अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट नॉन एज, मान लो ये मेटेलिक सरफेस है, मेटल का सरफेस, लाइट आया, लाइट में फोटोन में आपका एनर्जी कितना होता है, एच नॉट म्यू। ठीक है, और जैसे ही आपके सरफेस को मेटल सरफेस को ब्रेक करता है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन शायद हमने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करा था, क्या इसको थर्मियोनिक इमिशन बोला जाएगा, नहीं। क्या इसको हाई फील्ड एमिशन बोला जाएगा, नहीं। क्या वो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होगा, नहीं। इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब लाइट से, लाइट से हमने इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट करवाते हो, मतलब फोटो लाइट इलेक्ट्रिक एमिशन, लाइट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन लग गया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप देखोगे ए सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द कॉइल। आपको बताना है कि डायमीटर के एंड पे कितने, एक आपका कॉइल है, ठीक है, आपका कॉइल है जो कि सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न, इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 20 ओम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर, अगर मैं डायमीटर देखो, डायमीटर के एंड पे, डायमीटर के एंड पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो ये बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस आपके किसी भी डायमीटर के एंड पे कितना होगा, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आपके डायमीटर के एंड पे, दो डायमीटर के एंड पे। अगर मैं डायमीटर के एंड की बात करूं, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, डायमीटर आपका ऐसे भी तो हो सकता है, डायमीटर आपका ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आपकी वायर देखो, ये वायर पूरी कनेक्ट है, तो ये आपका कहीं ना कहीं कैसा बन गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और पूरा वायर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ है, तो आपका रेजिस्टेंस कैसे होगा, पैरेलल होगा कहीं ना कहीं। अगर मैं डायमीटर के एंड पे रेजिस्टेंस देख रहा हूँ और ये पूरा वायर तो आपस में कनेक्ट ही है ना, सर्कुलर कॉइल है,
तो इसका कहीं ना कहीं मतलब आपका रेजिस्टेंस यहाँ भी है और इस कॉइल आपका नीचे भी जा रहा है तो नीचे भी है रेजिस्टेंस आपका। तो कहीं ना कहीं इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कैसे होगा आपका, इसमें पैरेलली होगा। कैसे पैरेलली। अगर मैं डायमीटर देख रहा हूं तो डायमीटर आपका क्या होगा, आधा वायर यहाँ पर होगा और आधा वायर क्या होगा यहाँ पर, इक्वल होगा। लेकिन देखो आधा वायर यहाँ पे सेमी सर्कल जो होगा और आधा वायर यहाँ पे। अगर टोटल वायर में 10 ओम है रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस है, तो हाफ वायर में रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओम। 10 ओम ऊपर भी और 10 ओम नीचे भी। ये आ गया आपका 10 ओम ऊपर और 10 ओम नीचे, R1। ठीक है, R1 R2 आपका आगे R1 और R2 दोनों क्या है आपके 10-10 ओम है। ठीक है, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 20। अगर मैं पैरेलली की बात करूं, पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है आपका R1 R2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस अगर आप डालोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसी भी एंड पे आपका कितना रेजिस्टेंस है, किसी भी एंड पे आपका रेजिस्टेंस कितना है। R1 क्या है आपका 10, R2 क्या है आपका 10, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका 20। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 1 2 2 5 10, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आया 5। अगर मैं एंड की बात करूं, आपके डायमीटर के एंड पे कितना कितना रेजिस्टेंस होगा बेसिकली आपका कटने के बाद आया आपका 5, तो आपका सही ऑप्शन होगा 5 ओम। ठीक है, 5 ओम। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज ए रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विद वूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दैट केस। आपके रॉड को वूल के साथ रब करने पे उसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है रॉड आपका, तो बेसिकली क्या हुआ है अगर मैं आपको बताऊं, मान लो ये एक रॉड है, वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है, इसको मैंने किस पे रब करा है, वूल पे। वूल पे रब करने के बाद आपका जो रॉड है नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, द पॉजिटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वूल। जो बेसिकली देखो हम बात करें किसके रिस्पेक्ट में बात करें, रॉड के रिस्पेक्ट में, तो हम रॉड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है आपके रॉड से वूल पे चला जाता है, वूल पे पॉजिटिव चला जाता है क्या, देखो ये आपके वूल के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, लेकिन हमें वूल के रिस्पेक्ट में नहीं सुनना, हमें सुनना है रॉड के रिस्पेक्ट में। द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू रॉड, क्या आपका वूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज देगा रॉड को, अगर रॉड को पॉजिटिव चार्ज देता तो रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज एमिट करता ना, नेगेटिव क्यों करता, ये तो अपोजिट बोल दिया इसने। द नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वूल, नेगेटिव चार्ज जो है कि आपके रॉड से वूल पर जा रहा है, फिर ये वूल के रिस्पेक्ट में बोला, हमें वूल के रिस्पेक्ट में जानना नहीं, हमें रॉड के रिस्पेक्ट में जानना है। द नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्या आपके नेगेटिव चार्जेस जो है वूल से ट्रांसफर हो जाएंगे क्या आपके रॉड पे, ये करेक्ट है, रॉड के रिस्पेक्ट में बोला गया है। और वूल जो होता है अपना नेगेटिव चार्ज जो होता है बेसिकली कहाँ ट्रांसफर कर देता है, आपके रॉड में, तभी तो आपका रॉड क्या कर रहा है नेगेटिव चार्ज दे रहा है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपका हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट बी 220 मिली एम्पियर। तो आप करंट देख लो पहले, करंट क्या है आपका दे रखा है 220 मिली एम्पियर का, मतलब इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आएगा 0.220 एम्पियर, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 0.220 एम्पियर। अच्छा आपको बताने 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या है, टाइम दे रखा है आपका 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, हम ऐसे यूनिट में रखेंगे 60 सेकेंड। तो आपका करंट क्या होता है चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज के देखो हमें करंट मालूम है, हमें टाइम मालूम है, हमें चार्ज नहीं मालूम। इसको हम ऐसे करते हैं, रफ में करते हैं, आपका करंट है बेसिकली 0.220 एम्पियर, आपका टाइम जो है वो है आपका 60 सेकेंड। आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q अपॉन में टाइम, Q/T। ठीक है, Q अपॉन में टाइम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज अगर आप निकालोगे तो आपका जो करंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके टाइम के साथ, ये जाकर के इससे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, करंट आपके टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आएगी आपकी बेसिकली, आपका I क्या है 0.220
ठीक है, और आपका टाइम क्या है, वो है 60। अगर मान लो इसको मैंने हटाया, नीचे 3 जीरो लगा दिए, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6 टू जा 12, वन ऊपर, 6 टू जा 12, 12 130, 132 क्या है इसका, 132, लेकिन डिवाइड बाय क्या आपका 10 भी तो है, तो आपका आंसर क्या आएगा 13.2 कूलम। चार्ज यूनिट क्या होती है आपकी, कूलम में होती है। ठीक है, लेकिन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मालूम है कि एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बताओ मुझे, ये बताओ कि एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 × 10⁻⁴। एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 × 10⁻⁸ क्या, 18, 6 × 10⁻18। अगर आप देखोगे एक कूलम में है आपके 6 × 10⁻18, तो आपके 13 कूलम में कितने होंगे, ठीक है, आपके 13.2 है बेसिकली, 13.2 कूलम में कितने होंगे। अगर आप देखोगे इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप क्या करोगे, 6 × 10⁻18 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 13.2 से, तो इजी है। अगर आप 6 को 13.2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 13.2 को 6 से, 6 2 जा 12, 6 जा 18, 18 और 1 19, वन ऊपर, 6 1 6 और 7 79.2, और 10⁻18 तो है ही, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, 79.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 79.2 इंटू 10⁻18। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, मेनली 79.2 इंटू 10⁻18। इसका कोई आंसर मैच हो रहा है क्या आपका, अगर आप देखोगे सी ऑप्शन जो है 79.2 इंटू 10⁻18, तो आपका कौन सा मैच हो रहा है इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द क्लोज लूप इक्वल्स टू 0 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। एक क्लोज लूप है, इसमें जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस है और ईएमएफ का सम है, ईएमएफ का सम, वो उसका क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं बात करूं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, इन दोनों का सम आपका 0 क्यों होता है, क्योंकि देखो जितना भी आपका काम करता है वायर करंट कैरी करने में, पॉइंट चार्जेस को यहाँ से वहां ले जाने में, वो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और ईएमएफ क्या होता है, आपके बैटरी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा चार्ज है, जितना चार्ज आपके बैटरी के थ्रू होकर के जाता है वायर में तो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका चार्ज पूरा कंजर्व रहता है ना। चार्ज का मतलब मैं बात करूँ आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा का पूरा कंजर्व रहता है। तो इसमें क्या होता है, क्या इसमें ओम्स लॉ आएगा, नहीं। क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ चेंज, कुछ लिखा ही नहीं चेंज में, क्या क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कहाँ से आ गया इसमें, इसमें आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें आपका पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्व हो जाता है। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ के साथ किसी भी चीज को, मतलब कोई नाइफ जो आपका उस पर जंग लगा हुआ है, ढंग से इरेगुलर है, उसको काटना मुश्किल क्यों होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइफ फॉर अ गिवन फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्लंटनेस। क्या आपका नाइफ अगर खराब होगा तो क्या उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये तो उल्टा बोल रहा है। ए शार्प एज डिक्रीजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइफ फॉर अ गिवन फोर्स। क्या शार्प एज प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, वो तो इंक्रीज करेगा, अगर नुकीला चाकू तो और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये भी गलत दे रखा है आपका। ए ब्लंट नाइफ डिक्रीज द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स। जो आपका चाकू गंदा है, जंग लगाई इरेगुलर है, तो क्या ब्लंट नाइफ प्रेशर कम कर देगा, ऑब्वियसली। अगर आप गंदे नाइफ से, जंग लगे नाइफ से अगर आप काटोगे तो आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा ही नहीं, आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट कहने का सही है, लेकिन हम फोर्थ स्टेटमेंट भी देखते हैं। ए ब्लंट नाइफ डिक्रीज द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ब्लंट नाइफ है वो आपके इंटरसेक्शन का एरिया कम कर देता है क्या, इंटरसेक्शन का एरिया कम कुछ नहीं होता, जितना एरिया था उतना ही होता है। ये भी आपका इनकरेक्ट है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या वो एब्जॉर्बर होता है, क्या वो एब्जॉर्ब कर सकता है हीट, या खाली रेडिएट कर सकता है,
या दोनों एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रेडिएट भी कर सकता है, या कुछ भी नहीं कर सकता। देखो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है आपका, एब्जॉर्बर भी अच्छा होता है, रेडिएटर भी अच्छा होता है। वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उसमें से रेडिएट भी कर सकता है, दोनों ही अच्छा खासा कर सकता है। ये वाला ऑप्शन भी आपका खाली गुड एब्जॉर्ब, देखो दोनों ही होता है, एब्जॉर्बर भी होता है और रेडिएटर भी होता है, लेकिन दोनों होंगे एक साथ तो ज्यादा सही रहेगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्लेन मिरर? प्लेन मिरर के हिसाब से अगर आप देखोगे कोई प्लेन मिरर है, उसके हिसाब से करेक्ट 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 स्टेटमेंट बताओ। क्या उसका फोकल लेंथ जीरो होता है? अगर उसका फोकल लेंथ जीरो होगा, पहली बात इसका फोकल लेंथ तो हम अगर ये ना तो कर्वेचर तो होता ही नहीं ना, ये उसके फोकल लेंथ के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका फोकल लेंथ जीरो के आसपास हम बात ही नहीं करते। द साइज ऑफ द इमेज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो क्या उसकी इमेज छोटी बनती है क्या? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी इमेज बड़ी बनती है या ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो इमेज बड़ी बनती है, ऐसा कभी नहीं होता। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्टेड। आपका इमेज वर्चुअल बनता है क्या? राइट साइड पे बनता है? हाँ, राइट साइड पे बनता है। क्या अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो वहां से आपका राइट हैंड दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं ना। अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वहां पे आपके इमेज में राइट हैंड उठेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्टेड। तो आपका कहने का ये स्टेटमेंट सही है। हम दूसरा देखते हैं। इट्स फोकल लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। क्या जरूरी है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर हो? कभी नहीं। ये स्टेटमेंट आपका ऑप्शन सी जो है वो स्टेटमेंट ज्यादा बढ़िया है प्लेन मिरर की रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, द वॉल ऑफ डैम थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप बिकॉज द प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर ऑन द वॉल। जो डैम होता है, मान लो डैम का जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, यहाँ पर वाटर है, वाटर। क्यों बोला गया आपका? बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल। आपको मालूम है वाटर के ऊपर की जो लेयर होती है यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? बहुत कम, इसीलिए ऊपर थिन होता है। लेकिन जैसे आप वाटर के नीचे धीरे धीरे नीचे जाते रहोगे, धीरे धीरे नीचे जाते रहोगे, तो यहाँ पर सबसे बॉटम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पानी का। सबसे नीचे जाते रहोगे तो पानी का प्रेशर बॉटम पे बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको थिक बनाया जाता है नीचे की तरफ से। लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ वॉल। डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ वॉल तो हम बात नहीं करेंगे। इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द वॉल। अगर हम ऊपर जाते हैं वॉल के पास तो क्या आपका प्रेशर इंक्रीज होता है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट आपका अपोजिट बोला हुआ है। आपका है इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द वॉल। जैसे ही हम वॉल के डेप्थ में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर क्या आपका इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हम देखो बोला गया है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वॉल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। तो जो वाटर होता है, जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, जैसे आप डैम में नीचे की तरफ जाओगे, तो प्रेशर जो होगा ज्यादा एक्सर्ट कौन करेगा आपका? ज्यादा एक्सर्ट कौन करेगा आपका? बेसिकली वाटर। जैसे वाटर नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से आपका बॉटम जो होता है, बॉटम बहुत ज्यादा थिक बनाया जाता है। आपके डैम का वाटर जो होता है, डैम का जो बेसिकली थिकनेस होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? नीचे की तरफ से थिक बनाया जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ से प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा लगता है। आपके प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वॉल पे, बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जैसे ही आप देखोगे आप डैम में नीचे की तरफ जाओगे तो पानी का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से डैम को नीचे की तरफ से थिक बनाया जाता है। तो प्रेशर अगर आप डाउन द नीचे की तरफ जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो आपका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेम है, प्रेशर जो है इंक्रीज होगा विद द डेप्थ ऑफ द वॉल। जैसे आप नीचे जाओगे डेप्थ में, वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही ऑप्शन है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपको टेस्ट में मिले थे, और ये उनका सॉल्यूशन था। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।